बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि एंजाइम आर प्राइमरी कंपोज हो। बच्चों, एंजाइम जो होते हैं वो प्राइमरी जो होते हैं वो कंपोज होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। किसके कंपोज होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के। बायोलॉजी के अंदर भी ये जबरे एंजाइम वहां पर भी आप लोगों ने सीखा होगा, बट ये केमिस्ट्री के अंदर है तो हमें करना पड़ेगा। सही। तो एंजाइम जो है वो प्राइमरी कंपोज होते हैं किसके? प्रोटीन के। क्योंकि आपको पता है एंजाइम का हम वही इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें रिएक्शन को क्या करना होता है? स्पीड अप करना होता है। क्या करना होता है? क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं? एरा बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्लियर है? सही। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब है उसकी 3D शेप होती है, जैसे कि राइबोसोम्स आर एक्सेप्शन। उसके बाद अगर बात करें एमसीक्यू नंबर 2 की, यहाँ पर कहा जा रहा है द रीजन ऑफ एंजाइम वर्ड सबस्ट्रेट आर बाइंड। अब मेरे बच्चे, आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंजाइम है। एंजाइम, अब ये जो एंजाइम है इसकी जो ऊपर वाली साइड है, एंजाइम की ऊपर वाली साइड जहां पर आगे सबसे अटैच होता है, उस साइड को आप लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं आप लोग? एक्टिव साइट। और बाकी जो एंजाइम की यहाँ तक जितनी भी साइड होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। क्लियर है? सो जहां पर एंजाइम के सबसेट आकर बाइंड होते हैं उसको सिंप्लीफाई एक्टिव साइट कहते हैं, क्योंकि एक्टिव साइट स्पेसिफिक पॉकेट होता है एंजाइम की शेप एंड केमिकल एनवायरमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल, अगर हम लॉक एंड की मॉडल को देखें तो एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है, देखिए भाई, अगर मैं तुम्हें लॉक एंड की मॉडल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं तो लॉक एंड की मॉडल तुम्हें ये कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट जितना ही हो। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट से बड़ा हुआ तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है? रिजिड है। रिजिड है। इंड्यूस फिट मॉडल की तरह नहीं है कि फ्लेक्सिबल हो, सबस्ट्रेट भले छोटा है बड़ा है वो उसके अंदर उसे ले ले, ऐसा नहीं है। तो जितनी एक्टिव साइट हो उतना ही आकर क्या स्पेसिफिक वहां पर आके क्या अटैच होगा? तुम्हारा सबस्ट्रेट। एंजाइम की एक्टिव साइट उतने ही उसे बोलेंगी कि भाई मैं फ्लेक्सिबल हो रही हूँ, भले सबस्ट्रेट बड़ा आता है बड़ा है, भले सबस्ट्रेट छोटा आता है छोटा है, भाई ऐसे नहीं होगा। सही है। तो अगर हम बात करें इंड्यूस फिट मॉडल की, किसकी? इंड्यूस फिट मॉडल की। तो इंड्यूस फिट मॉडल हमें ये कहता है कि भले फॉर एग्जाम्पल एक सबस्ट्रेट है और ये क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट है। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। क्या है? ये सबस्ट्रेट है। समझो, सबस्ट्रेट देखिए कितना बड़ा है, एंजाइम की एक्टिव साइट छोटी है तो एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, इसको अपने अंदर ले लेगी। ये कहता है इंड्यूस फिट मॉडल। क्लियर है? लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि एंजाइम की एक्टिव जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट फिट हो एग्जैक्टली लाइक, जैसे कि एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। ये जिसका प्रपोज किया था इमेल फिशर ने 1894 में। एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है? रिजिड होती है। इंड्यूस फिट मॉडल जो है वहां पर एंजाइम को सबसे पहले प्रपोज करवाया था डेनियल कॉशलर ने। ये बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, बायोलॉजी में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये 1958 में बताया था कि एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। इंड्यूस जो फिट मॉडल है वहां पर जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होती है वो आपको पता है कि चेंज होती रहती है। शेप स्लाइटली जो सबस्ट्रेट है उसके हिसाब से उसकी शेप क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो एंजाइम है वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को मैन्युअली। कैसे एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं? लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके एंजाइम अपने एक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्योंकि एंजाइम प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे को और एक्टिवेशन एनर्जी को
लो कर ताकि मोर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर सके गिवन टेम्परेचर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज द एंजाइम, यानी कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग है जहां पर एंजाइम जो है वो चेंज नहीं होते इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, क्योंकि एंजाइम आर कैटलिस्ट, ये स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं इक्विलिब्रियम, बट डोंट चेंज द इक्विलिब्रियम, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है उसे ये चेंज नहीं करते। एमसीक्यूज नंबर 8 को देखें। अ नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है केमिकल कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, उसे सिंप्लीफाई आप कोफैक्टर कहते हैं, क्योंकि कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम हो गया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को एंजाइम जो है वो फुल एंजाइम एक्टिविटी में होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एमसीक्यू नंबर 9। अ कोफैक्टर दैट इज इन और अ कोफैक्टर दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो है वो उससे स्पेशली हम क्या बोलते हैं, उसे सिंप्लीफाई हम को एंजाइम कहते हैं, क्योंकि को एंजाइम एक ऑर्गेनिक फैक्टर है, जैसे एनएडी। एनएडी स्टैंड फॉर निकोटीन, निकोटीन डाई अमाइन, आपको पता है निकोटीन डाई अमाइन, आपको पता है सिंपल। एफएडी की फुल फॉर्म आप कमेंट के अंदर बताएंगे। निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, सही है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एंजाइम जो है विदाउट रिक्वायर्ड कोफैक्टर। अगर एंजाइम के पास कोई भी कोफैक्टर रिक्वायर्ड ना हो तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलेंगे, तो सिंपल आप उसे एपो एंजाइम कहेंगे। मैम एपो एंजाइम क्यों कह रहे हैं, क्यों एपो एंजाइम कह रहे हैं, क्योंकि एपो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव करता है प्रोटीन के पोर्शन को। इट बिकम अ कैटेलाइज, वो एक्टिविटी को क्या करता है, कैटेलाइज करता है इन कंबाइंड, जब होती है वो कोफैक्टर के साथ। उसके बाद है द कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम जो होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, सिंपल आप लोगों से होलो एंजाइम कहते हैं। ये मैंने आपको ना एंजाइम की जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि बच्चा आप जाकर वही जो एंजाइम वाला मैंने बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ाया उसकी डिटेल आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली हो, क्योंकि ये ना एमडी गेट के अंदर भी एंजाइम का चैप्टर इंक्लूड है, तो ये चीजें तो आपने वैसे भी पढ़ी होंगी। क्योंकि होलो एंजाइम जो है वो कॉम्बिनेशन है एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर का, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, और होलो एंजाइम जो है वो फुली एक्टिव होते हैं। इनएक्टिव जो हमारे पास प्रीकर्सर है एंजाइम का, वो एक्टिवेट करता है लेटर बाय क्लीवेज, सिंपल आप उसे क्या बोलते हैं, जाइमोजिन, क्योंकि एग्जाम्पल ये इंक्लूड है पेप्सिनोजिन और ट्रिप्सिनोजिन। ये कवर करती है एक्टिव पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पार्शियल क्या करती है, हाइड्रोलाइसिस करती है। विच ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम, एनएडी एग्जाम्पल है, क्योंकि एनएडी और एफएडी एक को एंजाइम है और ऑर्गेनिक एंजाइम है, ये लिसन करती है इनऑर्गेनिक मैटर के कोफैक्टर से। एमसीक्यूज नंबर 40 को देखें। यहाँ पर कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ ह्यूमन एंजाइम जो होते हैं वो शो करते हैं मैक्सिमम एक्टिविटी टेम्परेचर, यानी कौन से टेम्परेचर पर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो ह्यूमन एंजाइम है वो अडेप्ट करते हैं, वर्क बेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का 37 सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अगर बात करें बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो फॉल हो जाती है, बिकॉज क्योंकि एंजाइम जो है अगर वो डी नेचर हो जाए तो दोबारा वो एंजाइम कभी भी मतलब कि कभी भी सही नहीं होंगे। अगर एंजाइम एंजाइम जो है टेम्परेचर कम हो तो दोबारा वो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जो डी नेचर हो जाते हैं वो दोबारा एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरेक्ट करते हैं 3D शेप, जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, एंजाइम को क्या कर देते हैं, ब्रेक। डाइसल्फ देखें, ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उनके ब्रेक होने से आप लोगों का एंजाइम डीनेचर हो जाता है। क्लियर है। एमसीक्यू नंबर 60 की तरफ चले। यहाँ पर कहा जा रहा है मोस्ट एंजाइम ह्यूमन बॉडी जो फंक्शन है वो बेस्ट करते हैं पीएच अबाउट तो नियर आर न्यूट्रल, ये 6 से 7 8 मतलब के 6 से 8 तक होनी चाहिए। मोस्ट एंजाइम जो ऑप्टिमम जो पीएच होती है वो क्लोज होती है न्यूट्रल, एंड सम लाइक जैसे पेप्सिन हो गया एसेंप्शन ऑफ अडेप्टर टू देयर इन्वायरमेंट।
डाइजेस्टिव जो एंजाइम होता है पेप्सिन, वो वर्क करता है ऑप्टिमली, देखिए मतलब कि वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, अबाउट टू एसिडिक स्टमक कंडीशन पर वर्क करता है, क्योंकि पेप्सिन सीक्रिएट करता है स्टमक में एडेप्टिव में एक्टिविटी हाईली एसिडिक होता है गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में। एन इनहिबिटर जब बाइंड होता है एक्टिव साइट के साथ, तो वह डायरेक्टली और कंप्लीट करता है सबस्ट्रेट को, तो वो आपके पास होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रेसेंबल होता है एंजाइम की शेप के साथ, ब्लॉक ऑफ एक्टिव साइट एंड रिड्यूसिंग द चांस ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं, ध्यान से समझना है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के, वो ओवरकम लाते हैं और इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, क्योंकि सिंस कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं वो कंप्लीट सेम होते हैं उनकी एक्टिव साइट के साथ, वो हाई एक्सेसिव होते हैं सबस्ट्रेट एंड आउट कंप्लीट इन इनहिबिटर। एमसीक्यू नंबर 20 इसको देखिएगा। ये नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं वो बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ, के बाइंड होते हैं तो क्योंकि उनकी साइड जो होती है देन एक्टिव साइड, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं क्योंकि ऑफ्टन द एलोस्टेरिक साइड जो उनकी चेंज होती है एंजाइम की शेप, और जो एक्टिव साइड होती है वो नो लॉन्गर मतलब कि ज्यादा लॉन्गर तक वो वर्क काम नहीं करती। देखिए ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अगर एमसीक्यूज एग्जाम किया है तो इसी में से आएंगे, क्योंकि बास पेपर का कॉम्बिनेशन है और जो मैंने पढ़ाया है कुछ एमसीक्यूज है। एंजाइम को हम क्लासिफाई करते हैं मेजर क्लासेस में, मैनुअली द बेस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन एंड कैटलिस्ट की बेस पर। उसके बाद है एंजाइम डेट कैटलाइज, एंजाइम को हम क्या करते हैं कैटलाइज करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन होता है उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं ऑक्सीड्रोडेक्टेसिस, क्योंकि जो हमारे पास जो ऑक्सीड्रोडेक्टेसिस कैटलिस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एग्जाम्पल जैसे कि डीहाइड्रोजिनेस एंड ऑक्सीडेसिस। तो स्टूडेंट्स मैं 2-3 दिन आप लोग के लिए एमसीक्यूज नहीं अपलोड कर सकी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फीवर था, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन हाई फीवर होते हुए भी मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स से लेकर आपको अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, वो वीडियो आप लोग जाके देख लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट जब मैंने रिवीजन क्लास बायोलॉजी की अपलोड की थी तो उससे मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि पूरा एमडीकेट आ गया है, लेकिन किसी ने भी हमें फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो नहीं बनाई। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन स्टूडेंट्स वो रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम आप हमें डीपली पढ़ाएं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाएं, तो इस वजह से आपकी वो वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्चुअल अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों के लिए ही है, आपने सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। टीच दुआ रिजवान फेसबुक का जो पेज है उससे जाके फॉलो कीजिएगा, और दुआ ज़ारा प्रोफाइल को भी फेसबुक पर आपने फॉलो करना है, इंस्टाग्राम टीच दुआ और टिकटॉक पे भी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी फॉलो कीजिएगा, और टीच दुआ बायोलॉजी हमारा चैनल है उसे भी सपोर्ट कीजिएगा। तो देखें आई होप आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया। अब 23 की तरफ चलते हैं कि एंजाइम जो है वो कैटलाइज करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? कैटलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना वाटर का, H2O वाटर का इस्तेमाल कर कर, एंड बोन्ड आरकाल उसे आप कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस जो होती है जैसे कि सचा अमाइलेज लिपेज ब्रेक होते हैं यहाँ पर बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास है एंजाइम जो है वो कैटलाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड एनर्जी फॉर्म एटीपी, तो सिंपल आप उसे लिगेसिस कहते हैं, क्योंकि लिगेसिस सिंथेसिस करता है दो मॉलिक्यूल्स को टुगेदर करता है, और वो टाइपिकली कपल करता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनर्जी को। एमसीक्यू नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा। ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है हमारे पास एंजाइम वो जनरली डिस्क्राइब करता है हाईली स्पेसिफिक एंड पार्शली सबस्ट्रेट को, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक अराइज होते हैं बिकॉज द एक्टिव साइट एंड
एंड केमिस्ट्री में मेच होता है एक सबस्ट्रेट एंड स्मॉल ग्रुप होते हैं लेटर सबस्ट्रेट के। उसके बाद है जो हमारे पास हाई हाई स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की फॉर ए सबस्ट्रेट, वो मैन्युअली किस वजह से होती है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप, केमिस्ट्री एंड एक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट की वजह से। ये प्रिकस करता है 3D फिट बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, जैसे कि लोक एंड की मॉडल में आपने पढ़ा था। लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, अब एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी हाई टेम्परेचर पर कैसे, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं 3D स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड। एमसीक्यूज नंबर 28 को देखें। एंजाइम जो है वो कैटालाइसिस करते हैं सम रिएक्शन को, बट एग्जिस्ट करते हैं स्लाइटली, वहां पर डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म्स होती हैं और डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, तो सिंपल आप उसे आइसो एंजाइम कहते हैं, क्योंकि आइसो एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह के कैटालिस्ट होते हैं जो सेम रखते हैं रिएक्शन को, बट डिफरेंट होते हैं स्लाइटली, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। यूजफुल मेडिकल जैसे कि डायग्नोसिस, जैसे LDH आइसो एंजाइम। MCQs नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टाइपिकली इफेक्ट एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी पर कौन इफेक्ट नहीं करता, वो कलर ऑफ द कंपाउंड। भाई ये कैसे इफेक्ट करेगा ना, ये मैंने आपको पढ़ाए भी थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो बायो कैटलिस्ट है एंजाइम, उसका हम इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट में भी, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग में भी, उसके बाद टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में भी, तो ऑल ऑफ द अबव हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जो सबस्ट्रेट है, जब वो ज्वाइन होते हैं टू सरफेस टुगेदर, यानी कि दो सरफेसेस के साथ ज्वाइन होते हैं, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, एडेसिव्स कहते हैं, क्योंकि एडेसिव जो मटेरियल होता है वो कैपेबल होता है होल्डिंग करना दो सरफेस को टुगेदर एंड सरफेस जहां पर वो अटैचमेंट है। भाई देखो फ्रेंड्स, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए काफी ज्यादा एक स्टूडेंट थी जो कि नीट में एक बार फेल हो गई थी, नीट के एग्जाम में। दोबारा जब उसने नीट का एग्जाम दिया तो उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की, और हार्ड वर्किंग करने से उसने टॉप किया, नीट की टॉपर थी, सेकेंड ईयर क्लास की नीट की टॉपर थी। उसके बाद उसने ITA की तैयारी की और उसने ITA में भी टॉप किया। तो इंसान को सपने वो देखने चाहिए जो उसकी औकात से भी बाहर हो। देखिए सपने सोचना, सोचना अपने आप को बनता हुआ देखना, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, इंसान बड़े बड़े सपने देखे, अल्लाह ताला उसे पूरा करता है अगर इंसान में जुनून हो मेहनत करने का। देखिए मेहनत इंसान को जीरो से हीरो तक ले जाती है। आज मैं आप लोगों को यहाँ समझा रही हूँ, आज मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भला कर रही हूँ, तो नेक्स्ट जब मेरे ईयर्स आएंगे तो मैं और ज्यादा सक्सेस पर जाऊंगी, क्योंकि टैलेंट इंसान को जीरो से हीरो तक ले जाता है। सो अगर आपके पास अगर कोई टैलेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि एमडीकेट की सीट लेना बहुत बड़ी बात होती है, लोग पैसों से खरीदते हैं, आप अपनी मेहनत से खरीदिए। तो हमारे पास क्या होता है कि एडिसिव जनरली बॉन्ड सरफेस होती है टुगेदर होती है, टुगेदर होती है थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद MCQs नंबर 33, जो कि नेचुरल हमारे पास एडेसिव ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे स्टार्च, जनरली आप लोग से गम और स्टार्च पेस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटर होते हैं जैसे कि रेस्ट्रिंस हो गए, हैव लॉन्ग बीन यूज करते हैं नेचुरल एंड वाटर बेस्ड पेस्ट्रीज एंड पेपर एंड पैकेजेस में। वो ना कल और परसों आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट बना ली, उसके बाद तो मैं बढ़ी गई ना बुखार से। अभी भी तबीयत खराब है, लेकिन आपका MD गेट आने वाला है ना, ये 16 अगस्त को आपका टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एडेसिव, आप लोगों ने इसमें से नेचुरल एडेसिव को बताना है, वो है एनिमल ग्लू, जैसे कि आप लोग पास कोलेजन एंड हाइड। उसके बाद क्योंकि एनिमल जो है वो मेड होते हैं, आपको पता है बॉइलिंग कोलेजन रिच एनिमल जैसे स्किन, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड ट्रेडिशनल नेचर एडेसिव। उसके बाद है आप लोगों के पास जो एडेसिव्स होते हैं वो हार्डन हार्डन होते हैं मैनुअली बाय एवापोरेशन।
उन सॉल्वेंट्स को आप लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बेस, जैसे ड्राई एंड एडहेसिव आप कहते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट जब एवापोरेट होते हैं तो वो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं एडिसिव पॉलीमर में बिहाइंड एज अ सॉलिड बॉन्डिंग। एमसीक्यू नंबर 36 यहाँ पर कहा जा रहा है केमिकल जो सुपर ग्लू होती है वो उसे बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम कहते हैं उसे सिंपल हम कहते हैं साइनो साइनो कैडिलेट एडिसिव, क्योंकि ये सुपर ग्लू, मैंने आपको बताया कि सारी ग्लू ये सुपर ग्लू बेस्ड होती है साइनो, आपको पता है किसकी, क्रेलेट मोनोमर की, एंड दैट पॉलीमर्स में अबाउट ये इंस्टेंटली कांटेक्ट करती है मॉइस्चर का मतलब है एयर इन सरफेस, यानी कि मॉइस्चर का मतलब है गीला। वो चीज आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा मेटलिग्री ऑफ द कॉपर, वहां पर भी मॉइस्ट होता है, आपको पता है। उसके बाद है हॉट मेल्ट, यानी कि जो हॉट मेल्ट एडिसिव्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, जिसमें हीटिंग एंड मोल्टन स्टेट एंड कूलिंग होते हैं एंड सॉलिडिफाई करते हैं वो बॉन्ड को, क्योंकि हॉट मेल्ट जो एडिसिव होते हैं वो एक तरह के थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं, वो मेल्ट करते हैं एप्लीकेशन एंड सेट दे कोल फॉर्म करते हैं बॉन्ड को ये क्वाइटली। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 38, यहाँ पर कहा जा रहा है जो एडिसिव रिक्वायर होते हैं मिक्सिंग करने के लिए रेजन्स एंड हार्डनर बिफोर एप्लीकेशन, तो सिंपल आप उसे एपॉक्सी एडिसिव कहते हैं। ये दो पार जो एपॉक्सी एडिसिव है थ्रू वो केमिकली क्रॉस एक लिंकिंग रिएक्शन होता है राइजिन का एंड हार्डनर वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 39 को देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि एडिसिव होते हैं जो कि स्टिक ऑन कांटेक्ट में होते हैं, जैसे हाई प्रेशर रिक्वायर होता है एंड नो सॉल्वेंट लॉस, उसे सिंपलीफाई आप कहते हैं प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव, क्योंकि प्रेशर सेंसिटिव जो एडिसिव होते हैं वो स्टिकी होते हैं, टैप होते हैं, लेबल्स होता है क्योंकि ये परमानेंटली टेकी होते हैं और बोन को इंस्टर्ट कराते हैं लाइट प्रेशर के साथ। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ये जो एपॉक्सी एडिसिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अचीव करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को थ्रू केमिकल क्रॉस लिंकिंग एंड क्यूरिंग रिएक्शन में, क्योंकि राइजन एंड जो हार्डनर्स रिएक्ट करते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हाई क्रॉस लिंक बनाते हैं पॉलीमर नेटवर्क का। एमसीक्यू नंबर 41 यहाँ पर कहा जा रहा है स्ट्रेंथ जो एडेसिव बॉन्ड होते हैं वो मेजर करते हैं रेजिस्टेंस है, जब हम खींचते हैं दो बॉन्ड्स की सरफेस को एक स्ट्रेट अपार्ट में उसे हम टेंसल स्ट्रेंथ कहते हैं, क्योंकि टेंसल स्ट्रेंथ रेफर करती है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेंथ एंड परपेंडिकुलर पुलिंग होती है फोर्स एंड बॉन्डिंग जॉइंट की, जो कि स्ट्रक्चरल एडिसिव होते हैं। ध्यान से मेरे बच्चे देखें, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। अगर आप बोलेंगे ये हार्ड है तो हर चीज हार्ड लगेगी, कोई आपको आसान लगेगा ही। जो कि स्ट्रक्चरल एडिसिव्स होते हैं वो प्राइमरी डिजाइंड होते हैं, वो परमानेंट होते हैं एंड लोड बेरिंग, वो इनमें बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली एडिसिव है, सर्टेन एपॉक्सीज है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल बॉन्ड है, वो कैरी करते हैं सिग्निफिकेंट एंड मैकेनिकल लोड को। एमसीक्यू नंबर 43 जो कि एडिसिव ड्राइव्ड नेचुरल रबर है, वो डिसॉल्व जब होती है सॉल्वेंट में तो सिंपल आप उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, रबर सीमेंट, क्योंकि रबर सीमेंट में जो होती है डिसॉल्विंग नेचर ऑफ साइंटिफिक रबर एंड वॉयलाइट सॉल्वेंट होता है, हार्डनेस होता है और सॉल्वेंट वहां पर क्या होता है, एवोपरेट होता है। एमसीक्यू नंबर 44 की जो प्रॉपर्टी होती है जो रिक्वायर्ड होती है एडिसिव टू वर्क, उसे वो क्या होती है, गुड वेटिंग होती है और एडेसिव होती है टू द सरफेस, क्योंकि हमारे पास जो गुड वेटिंग हमारे पास अलो करता है एडेसिव को एक्सप्रेस करता है और मेक करता है इंटीमेट मॉलिक्यूलर कांटेक्ट को विद द सरफेस, और एसेंशियल होती है वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। एमसीक्यू नंबर 45 पॉलीमर आप यूज करते हैं कॉमन एपॉक्सी एडिसिव्स में, टाइपिकली वो फॉर्म करता है कौन से रिएक्शन में, वो फॉर्म होता है बिस्फिनल ए एंड एपीक्लोरोहाइड्रिन में,
क्योंकि एपॉक्सी रेजिन कॉमनली सिंथेसिस होता है बिस्फेनॉल ए एंड आपके पास एपीक्लोरोहाइड्रिन, क्योंकि वो क्यूरिड हार्डनेस होता है सचा अमाइन। अमाइन का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? NH2, दिस इज योर अमाइन। एक आपने पढ़ा होगा NH4CnO, इसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं अमोनियम साइनाइड। MCQ नंबर 46 को देखें। यहाँ पर कहा जा रहा है एडेसिव ऑब्टेन्ड होते हैं कैसीन से, मिल्क प्रोटीन से, वो एग्जाम्पल है नेचुरल प्रोटीन बेस्ड एडेसिव्स की। क्योंकि जो कैसीन है वो एक ग्लू होती है जो प्रिपेयर की जाती है मिल्क प्रोटीन कैसीन से। वो हैज बीन हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल जो वुड बॉन्डिंग होती है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपने कॉन्सेप्चुअली इन्हीं एमसीक्यूज को हल करना है। देखें, एक गर्ल थी, प्रीवियसली उसने 2023 के अंदर एमडी गेट दिया था और 2023 की एमडी गेट में वो लड़की फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई थी? क्योंकि उसे यूट्यूब के हर टीचर को फॉलो किया, जो घटिया पॉइंट मिली उसने अपने नोट्स के अंदर छाप ली। बाद में उसे इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो उसे पढ़ सके। उसने एक बुक ली, एक सर की, दूसरी ली, ऐसी उसने 5 बुक्स ले ली और उस 5 बुक्स में से वो एक भी नहीं पढ़ पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था। अगर वो एक पढ़ती थी उसे लगता दूसरी के अंदर और मटेरियल है, वो दूसरी को आधी पढ़ लेती। यानी कि उसने बार बार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की, उसने एक टीचर को फॉलो नहीं किया, उसे हर किसी के जहां से कोई मटेरियल मिला, बुक मिली, उसने वो भी पढ़ ली। मतलब के वो भी फिर लास्ट में जो रिवीजन होती है, जो एमसीक्यूज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उसमें से एमसीक्यूज आ जाए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो एक ही टीचर को एक ही के एमसीक्यूज वीडियो को फॉलो करें, नहीं तो लास्ट में आपसे वो भी नहीं रिवाइज की जाएगी और आपके हाथ से सारी चीजें निकल जाएंगी। फिर उसकी जो सिलेक्शन हुई वो 2025 के अंदर, 2023 और 2024 वो यही काम करती रही और 2025 में जब उसने एक ही टीचर को फॉलो किया तो थर्ड ईयर जाकर उसकी सिलेक्शन हुई। तो आपने 2 इयर्स इस तरीके से वेस्ट कर दिए। अगर आप भी मेरे साथ किसी और को कर रहे हैं तो छोड़ दें ऐसे काम को, क्योंकि अब टाइम बहुत खत्म हो गया है, वरना फिर आप भी इन गर्ल्स में से शामिल होंगे। फिर आखिर वो जो मोटिवेशन होती है वो फर्स्ट ईयर में मिलती है, वो कोई थर्ड ईयर में मोटिवेशन नहीं मिलती। तो ध्यान से रखना है, एक ही टीचर को फॉलो करें। अगर अभी भी छोड़ देंगे तो शायद आपका फायदा हो जाए। देखिए, एडेसिव जो होते हैं वो वाइडली यूज करते हैं आप इंडस्ट्रीज में इंक्लूडेड। आप ब्लॉक बेंडिंग में भी इस्तेमाल, बुक बेंडिंग में इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग में, वुड वर्किंग, फर्नीचर में, तो सब में आप इसे जो एडेसिव इंडस्ट्री है उसमें आप वाइडली आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एडेसिव सर्व करता है काउंटलेस इंडस्ट्रियल डोर एंड बाइंडिंग करता है बुक को एंड ज्वाइनिंग करता है वुड सेलिंग एंड पैकिंग मटेरियल। जो कि डिसएडवांटेज होते हैं, जो कि एसोसिएट होते हैं सोलवेंट बेस्ड एडिसिव में, तो वो रिलीज करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्यूरिंग डाइंग। क्योंकि एवापोरेटिंग जो सॉल्वेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं VOCs, ये फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएंगे। ये राइज करते हैं फ्लेमेबिलिटी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स को। जो हमारे पास प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव होते हैं वो रिमेन एट रूम टेम्परेचर, वो परमिनेटली क्या होते हैं, टैकी होते हैं, स्टैकी होते हैं और टच होते हैं। क्योंकि परमिनेटली टैकी नेचर अलो करती है इंस्टेंट बॉन्डिंग को, लाइट प्रेशर को, एड्स इन एडेसिव टैब्स होती है लेबल्स की। MCQs नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक, इसमें से वो कौन सा फॉलोइंग साइंटिफिक है मैन मेड एडिसिव है, वो चीज आपने बतानी है। तो वो है आप लोगों के पास पॉली यूरेथीन एडिसिव। क्योंकि पॉली यूरेथीन जो एडिसिव है वो साइंथिसिस करता है इंडस्ट्री में। क्या साइंथिसिस करता है? पॉलीओल साइंथिसिस करता है। उसके बाद आइसोसाइनेटिस एंड अलाइक, ये क्या होता है? नेचुरल ड्राइड ऑप्शन लिस्टेड होती है इसकी। उसके बाद है जो कलर सब्सटेंस होता है, जो कवेबल होता है इम्पार्टिंग कलर ऑफ द सब्सटेंस, वो यूजुअली वहां पर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसे सिंप्लीफाई ऑफ डाई कहते हैं। क्योंकि डाई से क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं जो केमिकली और फिजिकली मटेरियल में क्या करते हैं? कलर्ड करते हैं। अब आपको बताया, जब आपने एसपी ब्लॉक पढ़ा था तो एसपी ब्लॉक में कोई कलर नहीं थे,
लेकिन जब आपने डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट तो वो कलरफुल कंपाउंड है, क्यों? डी ट्रांजिशन की वजह से। अनलाइक जो पिगमेंट होते हैं वहां पर डाई जो होता है वो जनरली क्या होता है, तो जो डाई होता है वो जनरली उसका मीडियम सोलेबल होता है, बाइंड होता है केमिकली फैब्रिक के साथ। ये डाई डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, एब्जॉर्ब करता है और बॉन्ड बनाता है फाइबर के साथ। और अनलाइक जो पिगमेंट होते हैं साइड ऑन द सरफेस वहां पर इनसॉल्युबल होते हैं पार्टिकल। द पार्ट ऑफ डाई मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग कलर, उसे आप कहते हैं क्रोमोफोर। ये क्रोमोफोर ग्रुप होता है एन एन डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड, क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट को और गिव करता है मॉलिक्यूल को, क्या देता है? कलर देता है। MCQ नंबर 54 यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ इंटेंसिफाई कलर जो कि हेल्प करता है डाई को बाइंड और फिक्स होने में। उस फाइबर को आप कहते हैं ऑक्सोक्रोम, क्योंकि ऑक्सोक्रोम जो होता है उसमें सच NH2 और OH होता है, क्योंकि डीपन देता है कलर और प्रोवाइड करता है साइट। किसकी साइट प्रोवाइड करता है? डाई जो कि अटैच होते हैं फाइबर के साथ। MCQ नंबर 55 को देखें। आ डाई जो कि मॉलिक्यूल जो कि एसेंशियली कंपोज होता है क्रोमोजिन का एरोमेटिक रिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? कंबाइंड होता है क्रोमोफोर के साथ और एक्सोक्रोम के साथ। क्योंकि आपको पता है जो ट्रू आप लोग के पास डाई होता है उसमें नीड होती है बहुत क्रोमोफोर की और एक्सोक्रोम की, क्योंकि वो फिक्शन होता है और कलर इंटेंसिफिकेशन होती है, वो अटैच होता है एक एरोमेटिक सिस्टम के साथ। MCQ नंबर 56 जो कि नेचुरल ब्लू डाई होता है वो ट्रेडिशनली obtained होता है इंडिगो प्लांट में। उस प्लांट को भी आप इंडिगो कहते हैं, क्योंकि इंडिगो एक्सट्रैक्ट करता है इंडिगो फेयर प्लांट से हैज बीन यूज हो रहा है सेंचुरी से और प्रोड्यूस करता है ब्लू डाई को एंड नोटेबल टू डेनिम। नेचुरल जो रेड डाई होता है वो ट्रेडिशनली एक्सट्रैक्ट होता है मेडल प्लांट रूट से, उसे सिंप्लीफाई हम एलिजेरिन कहते हैं, क्योंकि एलिजेरिन एक तरह की नेचुरल एंटीक्यूनिन डाई है जो कि हिस्ट्रिकली ऑब्टेन्ड होता है मेडन प्लांट रूट से। MCQ नंबर 58 जो कि फर्स्ट साइंटिफिक डाई है जो डिस्कवर्ड हुआ था एक्सीडेंटली, विलियम पार्कर ने किया था 1856 में। तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं? म्यूविन। म्यूविन आप लोग कहते हैं। ये पार्कर डिस्कवर्ड हुआ था म्यूविन। एटॉमिक साइंथिसिस वहां पर हुई थी, किसकी साइंथिसिस हुई थी? सिंपल क्यूनीन की, और वो लॉन्चिंग हुआ था साइंटिफिक डाई इंडस्ट्रीज में। उसके बाद MCQ नंबर 59 डाई जो होता है वो रिक्वायर होता है, इसमें रिक्वायर होता है मेटल साथ में हेल्प करता है बाइंड परमानेंटली फैब्रिक में। तो सिंपलीफाई से क्या आप कहते हैं? मॉडर्न डाई। क्योंकि मॉडर्न डाई जो होता है वहां पर क्या होती है? नीड होती है मेटल आयन मॉडर्न की, जैसे कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम साल्ट हो गए, क्योंकि ये स्टेबल होता है और कलर कॉम्प्लेक्स होता है विद फाइबर। MCQ नंबर 60 यहाँ पर कहा जा रहा है वेट डाई जो कि अप्लाइड होता है फैब्रिक में बाय फर्स्ट कन्वर्टेड, वो क्या होता है? वो सोलेबल होता है, कलरलेस होता है और वो क्या करता है? रिड्यूस करता है फॉर्म को। सही है, क्योंकि हमारे पास जो इनसॉल्युबल डाई होता है वो केमिकली रिड्यूस करता है, सोल्युबल होता है लिको एंड पेनिट्रेट करता है फाइबर को और रीऑक्सीडाइज करता है एयर और रिजिनेट करता है इनसॉल्युबल कलर डाई। इंडिगो जो क्लासिक हमारी टेक्स्ट बुक है वो एक तरह की एग्जाम्पल है वेट डाई की, क्योंकि जो इंडिगो अप्लाई होता है वेट डाइंग प्रोसेस में हम यूज करते हैं इसमें रिडक्शन में, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है ऑक्सीडेशन एज अ फैब्रिक। तो बच्चे आ गए व्हाट्सएप चैनल के अंदर, वो मैंने MCQ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एमडीकेट में आने के साथ चांसेस है, मैंने उन्हें क्या किया है भेजे हैं, तो माशाल्लाह से वो मुझे जवाब करें, मैं जाके चेक करूंगी बस ये वीडियो खत्म हो जाए उनके आंसर। डाइज दे कंटेन कैरेक्टरिस्टिक, बहुत मुझे मजा आता है जब मेरे स्टूडेंट्स MCQ को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं अब जितने भी अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर MCQ भेजूंगी वो इम्पोर्टेंट होंगे, उसमें से ही MCQ आपके पूछे जाएंगे। मैंने करवाए हैं वो तो वैसे ही है, गिफ्ट है आप लोग के लिए, और ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपका गिफ्ट आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर और कमेंट अच्छा खासा कर दीजिएगा, और जितने भी अकाउंट है फॉलो करने के साथ साथ टीचर और वैल्यू चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। जो कि डाई है जो कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है
एन एन डबल बॉन्ड की, वहां पर लिंकेज जो होता है क्रोमोफोर का, सिंपल आप उसे एक्सो डाई कहते हैं, क्योंकि एक्सो जो है वो ग्रुप होता है जो एन एन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो वह लार्जेस्ट और मोस्ट वाइडली हम यूज करते हैं सिंथेसिस डाई किसमें, क्रोमोफोर्स में। उसके बाद है हमारे पास जो कॉन्जो रेड वेल नोन टेक्सटाइल डाई होता है, वो बिलोंग करता है कौन सी क्लास में, एक्सो डाइज में, क्योंकि जो हमारे पास जो कि गोंगो रेड कंटेन करता है एक्सो लिंकेज को, और वह हिस्टोरिकली आल्सो यूज होता है पीएच इंडिकेटर के तौर पर। उसके बाद एसिड डाई जो है वो जनरली बेस्ट होता है, स्वीटेंड होता है डाई डाई के वुड और वुड एंड सिंक एंड प्रोटीन फाइबर, क्योंकि एसिड डाई बोन आयोनिकली होता है और बेसिक अमाइनो ग्रुप्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन फाइबर लाइक वुड एंड क्या हो गया, सिल्क। उसके बाद जो बेसिक डाई है जो बाइंड होता है फाइबर के साथ मैन्युअली थ्रू आयोनिक बॉन्ड एंड एसिडिक ग्रुप्स जो कि प्रेजेंट होता है फाइबर में। बेसिक जो कैटायनिक डाई होता है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक ग्रुप्स में और सर्टेन फाइबर्स में, जैसे कि सच एज हमारे पास क्या हो गया, आइक्रिलिक हो गया। एमसीक्यूज नंबर 66 को देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है जो डायरेक्ट डाई है वो मोस्टली अप्लाई होता है डाई कॉटन में, सेलुलोज फाइबर में डायरेक्टली विदाउट एनी मोल्डेंट, क्योंकि डायरेक्ट जो डाई वो हाईली इन्फिनिटी होती है सेलुलोज फाइबर के साथ, और वो अप्लाई करते हैं हम स्ट्रेट में एक्वास पाथ विदाउट एनी मोल्डेंट। एमसीक्यूज नंबर 67 को देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग डाई, वो है मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज सिंथेसिस होता है एक्सो कंपाउंड में, कॉमनली आप यूज करते हैं लेबोरेटरी में एसिड और बेस इंडक्टर देना नेचुरल डाई। एमसीक्यूज नंबर 68, जो कि मिथाइल ऑरेंज होता है वो मोस्ट प्राइबली हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस की इंडक्टर की तरह। एमसीक्यूज नंबर 69, जो डाई इंटेड होता है जो कि यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में, मोस्ट प्राइमरली हम इस्तेमाल करते हैं सर्टिफाइड सेफ एंड नॉन टॉक्सिक जो कंजप्शन होती है उसमें। एमसीक्यूज नंबर 70, सल्फर डाई है वो टाइपिकली हम अप्लाई करते हैं किसमें, कॉटन में, क्योंकि सल्फर डाई जो होता है वो इकोनॉमिकल डाई होता है जो कि वार्डली हम यूज करते हैं डाई कॉटन में, और पर्टिकुलर वो डार्क शेड होता है लाइक ब्लैक एंड नेवी। जो कि हमारे पास डिस्पर्स डाई होता है उसे आप स्पेसिफिकली आप फॉर्मेट करते हैं डाई जैसे पॉलीस्टर एंड अदर सिंथेटिक जो कि फाइबर्स होते हैं, क्योंकि डिसअपियर जो डाई होता है वो फाइन होता है, वाटर इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं जो कि डिसअपियर होते हैं डाई पाथ में, डिजाइन करते हैं पेनिट्रेट हाइड्रोफोबिक सिंथेसिस फाइबर लाइक अ पॉलीस्टर। जो कि रिएक्टिव डाई होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, परमानेंट अटैच होता है फाइबर के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड विद फाइबर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 73, यहाँ पर कहा जाता है ट्राई फिनाइल मीथेन डाई जो है सच एज मालेचाइड ग्रीन, क्लासीफाई हम बेस करते हैं हैविंग अ सेंट्रल कार्बन एटम जो कि बाउंड होता है फिनल एरोमेटिक ग्रुप के साथ, क्योंकि क्लास जो नेम है वो करेक्टरिस्टिक है सेंट्रल कार्बन जो कि कनेक्ट होता है 3 फिनल रिंग्स के साथ, तो फॉर्म करता है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। जो कि कॉमन एक तरह का एक्सोक्रोम ग्रुप होता है, वो फाइंड होता है डाई मॉलिक्यूल जिसमें NH2 और OH ग्रुप होता है, अमाइनो एंड हाइड्रोक्सो। उसके बाद है 75, यहाँ पर एंथ्रोक्वाइनिन जो डाई है वो ड्राइव होता है क्रोमोपोर सिस्टम में, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो एक तरह की क्वाइनोन होती है और फ्यूज होती है वहां पर 3 रिंग सिस्टम, क्योंकि जो आपके पास एंथ्राक्वाइनोन डाई होता है जैसे कि एग्जांपल एलिजीन हो गया, वो बेस करता है एंथ्राक्यूनिन, इनफ्यूज होती है वहां पर रिंग की कोर और वो प्रोवाइड करती है गुड कलर एंड फास्टेस्ट प्रॉपर्टीज को। एमसीक्यू नंबर 76, जो कि लार्जर मॉलिक्यूल होता है जो मेड होता है बना होता है रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स का, उसे सिंप्लीफायर पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो बिल्ड होता है न्यूमरस रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट जिसे मोनोमर्स और ज्वाइन होता है कोवलेंट बॉन्ड से। स्मॉल जो रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं फॉर्म करते हैं पॉलीमर को, उसे सिंप्लीफाई छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो आपको पता है मोनोमर्स होते हैं। पॉलीमराइजेशन जिसमें इनविच जो कि मोनोमर है वो सिंपली ऐड होते हैं टुगेदर विच नो स्मॉल लॉस, तो यहाँ पर कोई स्मॉल लॉस भी नहीं होता। देखें
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसकी वन शॉट के अंदर बेसिक से मैंने पॉलीमराइजेशन को भी पढ़ाया है। तो जहां पर नो स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस्ट होते हैं उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें वाटर रिमूव होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, ऑप्टेन होती है डबल बॉन्ड, यहाँ पर मोनोमर ज्वाइन होते हैं और एलिमिनेट करते हैं ऑफ एनी प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें, और फॉर्मूला जो मल्टीपल होता है किसका, मोनोमर का। एमसीक्यू नंबर 79, जो पॉलीमराइजेशन है वो प्रोसीड होती है जब लॉस होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का सच एज वाटर एंड ईच स्टेप उसे सिंप्लीफाई अप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सच ऑफ वाटर एंड ईच स्टेप को आप कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन है वहां पर जो मोनोमर्स होते हैं वो दो रिएक्टिव वहां पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं स्टेप वाइज, और रिलीज करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, एंड टाइम टू बॉन्ड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। पॉली जो इथाइलिन है जो वो प्रोड्यूस होता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर, तो उसे सिंप्लीफाई इथाइलिन। ये रिपीटेड ओपनिंग, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, इथाइलिन कॉमन लिंक होता है लॉन्ग पॉलीथीन चेन का। एमसीक्यू नंबर 81, पीवीसी इज अ पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है, पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है वो फॉर्म होता है जब पॉलीमराइजिंग होती है मोनोमर जिसे हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं। ये विनाइल क्लोराइड एक तरह का यूनिट होता है जो ऐड होता है टुगेदर डबल बॉन्ड और फॉर्म करता है वाइडली यूज्ड, जो कि हम प्लास्टिक में इसका इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन जो 66 है उसे बेस्ट क्लासिफाई करते हैं नायलॉन को, ये एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि नायलॉन 66 इज विया कंडेंसेशन जब डायमीन और डिस एसिड डिस आप लोगों के पास एसिड की होती है तो वो रिलीज करती है वाटर को इन विच अमाइड फॉर्मिंग स्टेप जिसे तो इट पॉलीमरेट। नायलॉन 66 जो है वो फॉर्म करता है रिएक्शन बिटवीन हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन एंड एडिपिक एसिड, क्योंकि वहाँ पर 2 6 कार्बन मोनोमर्स होते हैं जैसे कि हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन, और हमारे पास क्या होता है यहाँ पर एडिपिक एसिड होता है जो कंडेंस होता है रिपीटली नायलॉन 66 के साथ और वाटर को रिलीज करता है। पॉलीएस्टर जैसे एग्जाम्पल ट्राइलिन पीईटी हो गई, ये टाइपिकली फॉर्म होता है जब कंडेंसेशन होती है इथाइलिन ग्लाइसोल की एंड जो हमारे पास ट्राइपिटेलिक एसिड की, क्योंकि ये पीईटी जो पॉलिएस्टर है वो फॉर्म करता है ईस्टर लिंकेज कंडेंसेशन, वहां पर इथाइलिन जो ग्लाइसोल है वहां पर क्या हो जाती है ट्रिप्टिक होती है एसिड, वहां पर वाटर क्या होता है वहां पर रिलीज होता है। एमसीक्यूज नंबर 85, जो बकलेट हमारे पास जनरली कंसिडर किया जाता है फॉस्फोली सेंसिटिव प्लास्टिक। बच्चों जहाँ पर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है वहां पर जब आप लोगों के फिनल एल्डिहाइड और फिनल ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है, इसका नाम आप लोगों के पास क्या है, फिनल एंड फॉर्मलडिहाइड। जैसे बकलेट जो है फिनल फॉर्मलडिहाइड एंड डिजाइन डेवलप करते हैं डियो बकलेट, जो कि हमारे पास क्या होता है बिकलेट होता है जो कि 1907 में वन ऑफ द अर्लीस्ट फुली सिंथेसिस क्या होती है प्लास्टिक की। बिकलेट जो है वो बेस्ट क्लासिफाई किया जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर में, क्योंकि बकलेट एक्सटेंसली क्रॉस लिंकेज होता है यूरिन का और सेट होता है परमानेंटली हार्ड होता है, हम इसे मेल्ट और रीशेप नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 87, पॉलीमर जो है वो रिपेयरली सॉफ्टेंड होता है बाय हीटिंग, वहां पर रीशेप ऑफ द पॉलीमर को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि थर्मोप्लास्ट जो होता है वो लीनियर एंड ब्रांच चेन होती है विदाउट एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज के, और हीट होती है वो लो होता है सॉफ्टेन होता है और रिमोल्ड होता है रिपेयरली। पॉलीमर जो होते हैं वो हार्डन होते हैं परमानेंटली इनिशियल हीटिंग में, क्योंकि वहां पर एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो इरिवर्सिबल होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है क्यूरिंग वन ऑफ दे कैन नोट वो सेट नहीं होता किसका रीमेल्टिंग का रीशेप ऑफ द हीट।
उसके बाद नेचुरल जो रबर होता है वो एसेंशियली पॉलीमर और मोनोमर होता है आइसोप्रीन का, जिसमें 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटीडाइन होता है। क्योंकि न्यूक्लियर जो रबर होता है वो एक तरह का आप लोगों के पास पॉली आइसोप्रीन कंसेप्ट होती है, लॉन्ग चेन होती है, रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट्स जो हमें गिव करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलास्टिसिटी। द प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हीटिंग होती है रबर की और सल्फर की, वहाँ इम्प्रूव होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिंपल हम लोग उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं वेल्किनाइजेशन। ठीक है, वेल्किनाइजेशन में इंट्रोड्यूस होता है सल्फर जो कि क्रॉस लिंक होता है बिटवीन रबर एंड पॉलीमर चेन का। वो क्या होता है, वो ग्रेटली इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को, इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को। एमसीक्यूज नंबर 91 जो के पास हमारे पास होती है वेल्किनाइजेशन जो रबर की होती है, उसे सबसे पहले डिस्कवर किया था चार्ल्स गॉल्डइयर ने। क्योंकि चार्ल्स जो गॉल्डइयर था उसने डिस्कवर किया था सल्फर वेल्किनाइजेशन प्रोसेस को, कब, 18th सेंचुरी यानी कि 1839 में। एमसीक्यूज नंबर 92 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। नेचुरली अकरिंग जो पॉलीमर है वो है सेलुलोज, क्योंकि आपको किसमें मिलता है, सेल वॉल। सेल वॉल इसकी कंपोज हुई होती है। सेलुलोज एक तरह का नेचुरल पॉलीसेकेराइड है। रिपीटेड ग्लूकोज होती है इन प्लांट सेल वॉल एंड लिसन करता है एज अ सिंथेटिक। जो कि प्रोटीन होता है वो नेचुरल एक तरह का क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है जो बिल्ड होता है रिपीटेड यूनिट्स का, जिसे आप कहते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन में बांड आपको पता है पेप्टाइड होता है। स्टार्च एंड जो सेलुलोज है, वो स्टार्च और जो सेलुलोज है वो बोथ नेचुरल पॉलीमर है जो मेड होता है रिपीटेड यूनिट, जैसे आप ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। उसके बाद ये बोथ स्टार्च सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज मोनोमर, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के यूनिट्स होते हैं। डीएनए एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि रिपीटेड होते हैं वहां पर यूनिट, जैसे हम न्यूक्लियोटाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए प्लस आरएनए न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं वहां पर कंटेन होते हैं शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन। शुगर, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस होते हैं वहां पर, सही सिंपल फॉस्फेट। क्योंकि साइंटिफिक रबर होती है SBR इज अ वो कोपॉलीमर फॉर्म करती है, जिसे आप कहते हैं स्टेरीन एंड ब्यूटीडाइन। क्योंकि ये आपके पास जो स्टेरीन है और ब्यूटीडाइन रबर है, ये प्रोड्यूस होती है जब कॉपीलाइमरेजिंग होती है स्टेरीन की एंड ब्यूटीडीन मोनोमर की। तो वाइडली हम इसको टायर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीमर जो है वो कॉमनली यूज करते हैं नॉन स्टिक कोटिंग में, इसे हम कहते हैं टेफ्लॉन। क्योंकि PTEA जो कि पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन जो कि सॉफ्ट एज अ टेफ्लिन है, वो वेरी लो वहां पर फ्रैक्शन होती है रुकावट, और केमिकली इनर्ट सरफेसेस होती है आइडली, और नॉन स्टिक वहां पर कोटिंग होती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक पॉलीमर है जिसे हम यूज करते हैं मेक करने बुलेट फॉर्म करने के लिए नॉन एज अर्मित फाइबर, तो सिंपल आप उसे केवलर कहते हैं। क्योंकि केवलर जो है वो रिजिड चेन है आर्माइड पॉलीमर की, एक्सेप्शन टेंसल स्ट्रेंथ है जो कि वार्डली हम यूज करते हैं बॉडी आर्मर में। कॉमन एडिशन जो पॉलीमर की है वो वार्डली हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक शॉपिंग में, उसे हम कहते हैं पॉली इथाइलिन। क्योंकि फ्लेक्सिबल पॉली इथाइलेट वहां पर एडिशन होती है पॉलीमराइजेशन इथाइलेट, ये स्टैंडर्ड मटेरियल होता है प्लास्टिक बैग का। मोनोमर जो कि यूज करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, उसे वो एटलीस्ट 2 रिएक्टिव वहां पर फंक्शन ग्रुप होते हैं। क्लियर है? तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, टीच डू बायोलॉजी चैनल जो मेरा नेक्स्ट चैनल है उसे भी सपोर्ट करनी है। टीच डू रिजवान फेसबुक पेज को फॉलो करना है, डू रिजवान प्रोफाइल इंस्टाग्राम टीच डू तो बाय बाय टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका